Welcome, dear students. Today's lecture will be based on specific heat of solids and a theory which tried to explain the specific heat of solids. So let us start. What is specific heat? अगर हम एक मटेरियल को या यहाँ पे हम कहेंगे एक सॉलिड को हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो दो में से एक प्रोसेस हो सकती है, या तो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होगा, तो फिर जो हम हीट सप्लाई करेंगे उससे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा बल्कि उससे फेज चेंज होगा. द सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू इट्स लिक्विड फेज. तो वहां पे हम लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. लेकिन अगर इस सॉलिड का या इस मटेरियल का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के बराबर न हो, उससे कम हो, तो जो हम हीट सप्लाई करेंगे दैट विल बी मैनिफेस्टेड इन द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. एंड वाइस वर्सा, अगर हम किसी सॉलिड से हीट एनर्जी ले लेंगे by some mechanism, if the material, if the solid loses heat, then it will be manifested in decrease in temperature. तो यहाँ पे specific heat का concept आता है कि अगर हम एक सॉलिड को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, कि जितना मास ज्यादा होगा उतना हमें हीट एनर्जी भी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, और जितना हम इसका टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं या हम कहेंगे इंक्रीज करना चाहते हैं तो उतनी हमें ज्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी. सो द हीट सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो इस प्रोपोर्शनलिटी को फिर हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे जो हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है दैट इज द स्पेसिफिक हीट. तो फिर हम उसको डिफाइन करेंगे कि दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड. अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री तो फिर हमें इतनी एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी. तो उससे क्या होगा कि दैट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री. इसको हम स्मॉल लेटर सी से डिनोट करते हैं. सो वी डिफाइन स्पेसिफिक हीट एज द हीट एडेड और रिमूव्ड, और इसको हम डिवाइड करते हैं मास ऑफ द सैंपल इनटू इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर. सो दैट इज how we define specific heat. तो यहां से इसका ऐसा यूनिट क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में है जूल, डिनोमिनेटर में है मास दैट मींस किलोग्राम, एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर दैट इज केल्विन. सो द ऐसा यूनिट विल बी जूल पर किलोग्राम पर केल्विन. इसके बाद हम मोलर स्पेसिफिक हीट भी एक और टर्म डिफाइन करते हैं. अगर हम यहाँ पे मास की जगह नंबर ऑफ मोल्स देखें कि तो फिर इसकी डेफिनेशन होगी द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल बाय यूनिट डिग्री. और मोलर स्पेसिफिक हीट को हम अपर केस सी से डिनोट करते हैं. तो देन इट इज यूनिट विल बी जूल पर मोल पर केल्विन. क्योंकि हम मोलर स्पेसिफिक हीट में यहां मास की जगह नंबर ऑफ मोल्स इस डेफिनेशन में यूज करते हैं. तो जो स्पेसिफिक हीट है और मोलर स्पेसिफिक हीट है दे आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन के स्पेसिफिक हीट को हमें सबस्टेंस का मोलर मास मल्टीप्लाई करना है, देन वी विल गेट मोलर स्पेसिफिक हीट. अच्छा, मोलर मास क्या हुआ? मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस. इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सबस्टेंसेस, बट एक चीज जो सेम है हर एक मटेरियल के लिए वो है कि नंबर ऑफ एंटिटीज कितना है इन 1 मोल. तो चाहे फिर वो 1 मोल ऑफ एटम्स हो,
1 mole of ions हो, 1 mole of molecules हो, 1 mole of any type of particles हो, that will contain 6.022 into 10 raised to power 23 particles, so which is called Avogadro's constant or Avogadro's number. तो मोलर मास में हमने मटेरियल के इतने ही पार्टिकल्स लेने हैं 6.022 into 10 raised to power 23 यानी 1 मोल, तो उसका जितना मास होगा दैट इज कॉल्ड मोलर मास. तो सिंपल स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई करना है मोलर मास, देन वी विल गेट मोलर स्पेसिफिक हीट. अच्छा, एक और चीज ये है कि जो हम हीट सप्लाई करेंगे तो कंडीशन क्या है कि हम मटेरियल या सैंपल का वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे या उसका प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे. तो अकॉर्डिंगली हमें स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी तो ये डिफाइन करने को मिलती है, और दूसरी है जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो दैट विल बी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. तो कॉन्सिक्वेंटली we get 2 types of specific heats. तो हम इस C के साथ एक सबस्क्रिप्ट लगाते हैं. तो if we use subscript P, this means के we have supplied heat energy but we have kept pressure constant Cp. और अगर हम C के साथ सबस्क्रिप्ट V लगाएं तो Cv, that means कि we have supplied heat energy keeping volume constant. Cp is in general greater than Cv. लेकिन ये डिफरेंस जो है इट इज प्रोमिनेंट इन केस ऑफ गैसेस के फॉर गैसेस Cp और Cv में काफी फर्क है. लेकिन जहां तक लिक्विड और सॉलिड मटेरियल्स का ताल्लुक है तो हीट एनर्जी सप्लाई करने से वॉल्यूम में कुछ खास असर नहीं पड़ता. द चेंज इन वॉल्यूम, द थर्मल एक्सपेंशन इज नेग्लिजिबल. So for solids and liquids, the two specific heats are approximately or very closely equal. So in case of solids, when we supply heat energy, तो उससे ये जो heat energy है it gets used up in 2 ways. Number 1, जो सॉलिड के एटम्स हैं जो ऑलरेडी ऑसोलेट कर रहे थे अबाउट देयर मेन पोजीशन, नाउ दे ऑसोलेट मोर विगोरसली. एक तो वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसोलेट करते हैं और दूर दूर तक भी ऑसोलेट करते हैं. सो एडिंग हीट एनर्जी इंक्रीजेस एम्पलीट्यूड एज वेल एज देयर फ्रीक्वेंसी. तो एक तो हमारी हीट एनर्जी खर्च होती है जो लैटिस के एटम्स हैं वो ज्यादा दूर दूर और ज्यादा तेजी के साथ ऑसोलेट करते हैं. सो दिस गिव्स राइज टू लैटिस स्पेसिफिक हीट. इसके अलावा जो लैटिस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दे आल्सो एब्जॉर्ब दिस एनर्जी. तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा तेजी से जाते हैं. तो दिस गिव्स राइज टू इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट. तो इन जनरल जो एक सॉलिड की स्पेसिफिक हीट है that is used up in 2 ways. तो एक which gives rise to lattice specific heat, and this is manifested by a rise in temperature of the solid. और दूसरी है जो free electrons हैं metals में, semiconductor में, तो they get thermally excited to higher energy states. तो this gives rise to electronic specific heat. सिंपल सी बात है कि जो हीट एनर्जी हम एक सॉलिड को सप्लाई करते हैं तो एक हिस्सा लैटिस के एटम्स एब्जॉर्ब करते हैं और एक हिस्सा उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं. तो दैट मीन्स के जो एक सॉलिड है उसकी स्पेसिफिक हीट के 2 कंट्रीब्यूशंस हैं. वन कम्स फ्रॉम द एटम्स ऑफ लैटिस, तो उसको हम लैटिस स्पेसिफिक हीट कहते हैं. And another contribution comes from the electrons, उसे हम electronic specific heat कहते हैं. For time being, we will ignore the electronic specific heat. उसकी बात हम आगे जाके करेंगे. तो यहाँ पे हम सिर्फ लैटिस स्पेसिफिक हीट पे concentrate करेंगे. तो let us first see what was observed experimentally.
इट वाज ऑब्जर्व्ड कि अक्सर और बेशतर जो सॉलिड्स हैं, अगर हम हाई टेम्परेचर पे देखें या इवन रूम टेम्परेचर्स पे देखें, तो जो सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट है दैट इज वेरी क्लोज टू थ्राइस आर, वेयर आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो जब आप थ्राइस आर का न्यूमेरिकल वैल्यू इवालुएट करना चाहेंगे, दैट इज 24.9 जूल per mole per Kelvin, तो approximately equals to 25 joule per mole per Kelvin. But this was observed for most of the solids at high temperatures, और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएं तो इवन रूम टेम्परेचर तक भी हमें ये वैल्यू कांस्टेंट मिलता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, when we decrease temperature below room temperature और हम absolute zero को अप्रोच करते हैं, तो हमें ये स्पेसिफिक हीट जो है ये कांस्टेंट नहीं मिलती, इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। और फॉर इंसुलेटर्स this specific heat decreases as cube of the temperature, and for metals it decreases linearly with temperature. So that means कि at low temperatures, जिसको हम cryogenic range कहेंगे, very small temperatures, तो वहां पे specific heat is not a constant. For insulators it is directly proportional to cube of temperature, and for metals it is directly proportional to temperature. So this you can see is the graph plotted of molar specific heat versus temperature for few materials like lead, aluminum, silicon and diamond. So you can see at higher temperatures like 1000 Kelvin for silicon, like 400 Kelvin for lead and aluminum. The specific heat of these materials is touching the predicted 3R. लेकिन जितना जितना हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो we see the specific heat also starts decreasing. और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करने पे मेटल सुपर कंडक्टर बने, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ mercury which becomes a superconductor at 4 Kelvin, तो जो डिक्रीज इन स्पेसिफिक हीट है दैट इज इवन फास्टर, तो ज्यादा फास्ट स्पेसिफिक हीट डिक्रीज होती है। अच्छा, सुपर कंडक्टर का यहाँ पे जिक्र आया। It was for the first time discovered by Kamerlingh-Onnes कि अगर हम किसी मेटल का टेम्परेचर डिक्रीज करें तो ऑब्वियसली जो उसकी रेजिस्टिविटी है वो भी डिक्रीज होती है, दैट इज नॉर्मल बिहेवियर। बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, तो रेजिस्टिविटी ऑल ऑफ ए सडन बिकम्स जीरो। उससे पहले ये रेजिस्टिविटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही होती है, बट फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल, in case of mercury it is 4.2 Kelvin, the resistivity all of a sudden drops to zero. तो this phenomena is called superconductivity, और जो ऐसे मटेरियल ये प्रॉपर्टी दिखाएं we call them superconductors. तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज करने पे मेटल सुपरकंडक्टर बने, then the decrease is even faster. तो जो स्टैटिक लैटिस मॉडल है that failed to explain this thing. स्टैटिक लैटिस मॉडल में जो एटम्स हैं उनको फिक्स्ड माना जाता है एट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशंस, और उसमें ये अज्यूम किया जाता है कि जो लैटिस के एटम्स हैं वो ऑसिलेट नहीं करते हैं। सो दैट मीन्स जो भी हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू लैटिस स्टैटिक लैटिस मॉडल, वो सारे की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो this model could not explain this experimental observed behavior.
Okay, then comes the classical theory, जिसको हम Dulong and Petit Law कहते हैं. It was proposed by Perry Dulong and Alexis Petit in 1819. And this is classical theory because इसमें हम kinetic theory और equipartition theorem use कर रहे हैं. तो इसके assumptions क्या हैं? Number one, a crystal consists of atoms arranged in a periodic manner and they are bound together by harmonic forces. Number two, each atom is free to vibrate about its equilibrium position and it constitutes a three-dimensional oscillator. यानी एक ही atom जो है, since it can vibrate about x-axis, तो ये a one-dimensional oscillator हुआ. It can also vibrate along y-axis, तो यही atom एक और one-dimensional oscillator हुआ, and it can also vibrate along the third dimension, that is z-axis, तो यही atom एक और one-dimensional oscillator हुआ. So each atom is equivalent to a three-dimensional oscillator, या हम कहेंगे कि each atom is equivalent to three one-dimensional oscillators. अच्छा, हर कोई एटम जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल में वो आइडेंटिकल है एंड दे ऑसिलेट इंडिपेंडेंटली. ऑब्वियसली दिस इज अ रॉन्ग assumption, क्योंकि एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं तो दे कांट ऑसिलेट इंडिपेंडेंटली. सो दिस इज द फॉल्टी assumption in this theory. Then the atoms oscillate with the same natural frequency, यानी कि हर किसी एटम की फ्रीक्वेंसी एक जैसी होती है. अलबत्ता the energy depends on their amplitude, कि कितनी दूरी तक एक एटम oscillate करता है. So an oscillator can have any amount of energy from 0 to infinity. तो ये तो खासियत है क्लासिकल थ्योरी की कि एनर्जी स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस and not discrete. तो ये भी एक faulty assumption है. तो अगर आप एक एटम पे ध्यान दें which is oscillating in one dimension, तो it has got 2 degrees of freedom. वो कैसे? One, because it is oscillating, तो इसको kinetic energy मिलती है. And number two, जब ये oscillate करता है तो इसकी दूसरे एटम्स के साथ जो सेपरेशन है वो चेंज होती है. तो जब सेपरेशन चेंज होती है तो एटम्स के बीच का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन फोर्स पोटेंशियल एनर्जी आल्सो चेंजेस. सो दैट मीन्स जब एक एटम वन डायमेंशन में ऑसिलेट करता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती है. सो इट हैज गॉट 2 degrees ऑफ फ्रीडम. तो 1 degree of freedom corresponds to energy 1/2 kT. लेकिन जब एक एटम वन डायमेंशन में ऑसिलेट करता है, इट हैज गॉट 2 degrees ऑफ फ्रीडम, तो इट हैज गॉट ऑन द एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड kT. kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू T, तो हम इसको K कहते हैं, kT. लेकिन एक एटम जो है इट इज इक्विवेलेंट टू 3, ये 3 वन डायमेंशनल ऑसिलेटर्स के बराबर है. सो एक एटम उसके पास ऑन द एवरेज होगी एनर्जी थ्राइस kT. सो दिस इज एनर्जी ऑन द एवरेज एसोसिएटेड विद वन एटम. तो अगर हम एक मोल ले लें, if we consider 1 mole of the solid or lattice, so that will contain such Na atoms, where N with subscript A, that is Avogadro's number. So that means this is the energy of one atom, और हमारे पास ऐसे 6.022 into 10 raised to power 23 atoms हैं. यानी we have got Na atoms, Avogadro's number. तो total energy of 1 mole of the solid will be Na times 3 kT. अच्छा, Na into Kb,
यानी Avogadro's number into Boltzmann constant, this equals universal gas constant R. तो हमें energy of 1 mole of the lattice equals thrice RT. अब अगर यहां से हम स्पेसिफिक हीट डिटरमाइन करना चाहें तो वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, बिकॉज दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ एटम्स. तो दैट मीन्स कि अगर उनके पास इतनी एनर्जी है तो ये एनर्जी हमें देनी है इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो इसको हम डिवाइड करेंगे चेंज इन टेम्परेचर. सो दिस विल गिव अस energy required per unit mole per unit change in temperature. That means it will give us specific heat. So molar specific heat, तो इसको हम differentiate करेंगे with respect to temperature. So it gives us thrice R. और R का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें आप 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, तो आपको 24.9 यानी अप्रोक्सीमेटली 25 जूल पर मोल पर केल्विन मिलता है. तो देन दे केम अप विद द डुलोंग एंड पेटिट लॉ, और उसका स्टेटमेंट ये है कि द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम is nearly equal to thrice R at high temperatures, regardless of the substance. यानी सॉलिड कोई भी हो, मटेरियल कोई भी हो, उन सब की जो स्पेसिफिक हीट है that is nearly equal to thrice R. This is the statement of Dulong and Petit Law. So let us see कि what was the success of this law? Dulong Petit Law, it gave good prediction for heat capacity of many elementary solids with relatively simple crystal structure at high temperatures and even at room temperatures also. Albatta, it fails in two situations. Number one, it fails even at room temperature for light atoms which are bonded strongly to each other. जो light elements हैं लेकिन जिनके दरमियान bonding strong है, तो उनके लिए it predicts specific heat of thrice R at room temperature, लेकिन हमें उनकी specific heat theoretical prediction से कम मिलती है. तो इसकी एग्जांपल है मेटालिक बेरिलियम और कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड. तो उनकी स्पेसिफिक हीट जो है दैट हैज अ वैल्यू स्मॉलर देन व्हाट इज प्रिडिक्टेड बाय द डुलोंग पेटिट लॉ. तो एक फेलियर तो इसका रूम टेम्परेचर पे भी हुआ, लेकिन इससे भी बड़ा फेलियर इसका है क्रायोजेनिक रेंज में. क्रायोजेनिक मीन्स वेरी स्मॉल टेम्परेचर्स. तो वेरी स्मॉल टेम्परेचर्स में द स्पेसिफिक हीट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, जैसा कि डुलोंग पेटिट लॉ कहता है कि द स्पेसिफिक हीट इक्वल्स थ्राइस आर, इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. लेकिन in the cryogenic temperature zone, when the temperature is very, very small, tending to absolute zero, the specific heat follows T cube law. The specific heat is proportional to cube of the temperature. तो डुलोंग पेटिट लॉ की एक सक्सेस ये है कि बहुत सारे सॉलिड्स जिनके सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उनके लिए ये सक्सेसफुली प्रिडिक्ट करता है स्पेसिफिक हीट एट हायर टेम्परेचर्स इंक्लूडिंग रूम टेम्परेचर. But it fails at room temperature for strongly bonded atoms. And number two, it fails miserably, badly in low temperature